नमस्कार दोस्तों। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को उनके मुंह पर खरी खरी सुना दी और आज तक इतना खरा शायद ही किसी ने सुनाया होगा। राज्यसभा में नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उस वक्त वो भाषण दे रहे थे और सदन में उन्होंने आज नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों, जिनसे लगातार मारे जाते हकों को लेकर के पूरी बात कही। उन्होंने कहा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हक मारे। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है और आपको तो मालूम है, कुश्ती खेलने में जो ओलंपिक में जो मेडल जीत के लोग आए थे उनको न्याय नहीं मिला और जो अपराधी था उसको सभी लोग प्रोटेक्ट करते गए। उस वक्त प्रधानमंत्री जी भी बात नहीं करे, वो अपना पूरा मुंह बंद कर लेके बैठे। अरे ऐसे वक्त ही नहीं बात करते जब शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय होता है, ओबीसी के ऊपर अन्याय होता है, महिलाओं के अत्याचार पर कोई बात कुछ वो नहीं करते। बाकी को उनके जो विशेष विषय है जिस पे वो बोलना चाहते हैं घंटों से बोलते हैं, लेकिन मणिपुर में दंगा जो होता है उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहते। इतनी अच्छी बात करते हैं दूसरे विषय पे, ये मणिपुर पे क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है और ये तो आप पूछ नहीं सकते, वो पूछने मुझे तो पूछना चाहिए ना। तो सर, आपको भी बताना चाहूंगा कि बिल्किस बानो के मामले में दोषियों को माला क्यों पहनाई गई। आप बोले ऐसा हो सकता है? गुजरात में सबको माला पहनाया, सबको स्वीट खिलाया, सब वो जश्न मनाया और याजिब वो झगड़ा बिल्किस बानो और बीजेपी का था। हाँ, ये भी कोई बात है? ऐसा कंडम करना चाहिए ऐसे इशू पे प्रधानमंत्री जी, वो भी उनके स्टेट का है। अगर वो कंडम नहीं करे तो कौन कर सकते हैं? किन की बात? आपके पास तो किसी और की बात चलती ही नहीं, आप ही सरदार हो, दूसरे लोग क्या कर सकते हैं? आपको फॉलो नहीं करेंगे तो सीधा घर जाएंगे। ये तो आपने कई लोगों को बता दिया है, तो वो गपचुप चले जाते हैं और उनको ये भी मालूम है सर कि ये जो है, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आईआईटी का आईटी सेल का बलात्कार का केस हो और सरकार को ये 34 लाख महिलाओं को भी आप जवाब देना है, जिनके ऊपर आज इतने बड़े ये हो गए, अत्याचार हो गए। जिस तरीके से भारत का संविधान बनाते वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक न्याय देने की व्यवस्था की थी, हर जाति हर धर्म को न्याय दिया था और उसका हक दिया था, वो हक छीनने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी किसी को हक तो दे नहीं सकते, छीन सकते। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को किस तरीके से परेशान किया गया, उसकी जगह जब दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री ने अपना बहुमत का पूरा आंकड़ा पेश करते हुए दावा पेश किया तो उसे बुलाया नहीं गया तुरंत, और जब बहुत दबाव पड़ा, चारों तरफ से वो घिर गए, खरीद नहीं सके, तब उन्हें बुलाना पड़ा। उन्होंने इसके अलावा भी बताया कि किस तरीके से पंडित नेहरू की नीति थी कि इस देश में बड़े बड़े आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान बनाए जाएं, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाए जाएं, जिससे इस देश के लोगों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा और योग्यता का स्थान मिल सके। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वहां भी हक छीने जा रहे हैं।
हालात ये हैं, आईआईटीज में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और इसको लेकर के कांग्रेस के ही एक और नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि कैसे 36,000 छात्रों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, क्योंकि उन्हें यहां भविष्य नहीं दिखाई देता है। जिस तरह की शिक्षण संस्थानों में हालत हो गई है, दूसरी जगह और तमाम सारी बातें हो गई हैं, उस स्थितियों में क्या करेंगे? इन सब को लेकर के जब आज चर्चा हो रही थी तो नरेंद्र मोदी मुंह ताकते रह रहे थे। हालात था कि कुछ बोलने की हालत में कोई नहीं था। इसके अलावा जब लोकसभा में गौरव गोगोई आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आज बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा, सर बहुत दुख होता है सर, आज आपकी पहले भी सरकारें थी, आपके बाद भी सरकारें आई हैं, लेकिन सर शायद हमने पहली बार ऐसा देखा है कि भारतीय होने का गर्व सत्ता पक्ष सिर्फ सत्ता के मापदंड से देखती है। जब 2014 से पहले इनके पास सत्ता नहीं थी तो उनको भारतीय होने का शर्म होता था। प्रधानमंत्री जी दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हैं कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेना शर्मनाक बात थी। कितनी अफसोस की बात, आप देख लीजिए सर, मैं रिकॉर्ड पे डाल दूंगा। कितने अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन मैं संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन सर संयुक्त राष्ट्र में देश के विदेश मंत्री ने क्या कहा, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैं आप इस सदन में प्रधानमंत्री सदन के नेता होते हैं, हम कोई भी टिप्पणी कोई भी बात कहें तो बिना प्रमाणित तथ्यों के सदन की गरिमा आप उनको बना के चाहिए। सर आपका सम्मान करते हुए, और आप मुझे भी जानते हैं कि मैं कोई भी बातें बिना तथ्य के बिना सबूत के नहीं रखता, ये आपके प्रति मेरा आदर है। सर मैं आपके ही आदर करते हुए, ये लोग जो 2014 से पहले भारतीय होने का गर्व नहीं महसूस करते, मैं आपके ही विदेश मंत्री का बातें जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कहा था वहां पे मैं कहना चाहूंगा। पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कहा कि 70 वर्ष उन्होंने कहा पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कि 70 वर्ष के दौरान भारत में बहुत सारे राजनीतिक दलों की सरकारें बनी, लेकिन सभी ने विकास की गति को जारी रखा। हमने विश्व प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे बड़े अस्पताल बनाए। लेकिन आपने क्या बनाया? आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, टेररिस्ट कैंप बनाए। हमने स्कॉलर्स पैदा किए, इंजीनियर्स पैदा किए, डॉक्टर्स पैदा किए। आपने क्या पैदा किया? ये जो 70 वर्ष का जो विवरण किया है, ये आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए भारत की गरिमा को उन्होंने सुरक्षित रखा। और कितनी अफसोस की बात है कि आप 2014 से पहले भारत के प्रति आपका कोई गर्व नहीं महसूस करते। सर हम भारत के होने का हम गर्व महसूस करते हैं। 2014 के पहले भी, आज भी जब हमारे पास सत्ता नहीं, आज भी हम भारतीय होने का हम गर्व महसूस करते हैं और हमेशा हम करते रहेंगे। लेकिन सर मैं अंत में ज्यादा समय ना लेते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि, कमलाम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। भारत कब विकसित होगा? ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कोई विशेष व्यक्ति नहीं। भारत तब विकसित होगा जब हम संविधान के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा। भारत तब विकसित होगा जब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सबको मिलेगी। भारत तब विकसित होगा जब प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको मिलेगी। तब जाके जब भारत का हर नागरिक ऐसा महसूस करेगा, तब जाके हम भारत के प्रति हम न्याय करेंगे। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपने लड़ाई, भारत की लड़ाई, भारत जोड़ने की लड़ाई, भारत के नागरिकों के आम न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। कि किस तरह के हालात इस देश में पैदा कर दिए गए।
नरेंद्र मोदी सरकार में राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है मैं पहली बार संसद आई हूं। जिस राष्ट्रपति को, जो संवैधानिक व्यवस्था की प्रमुख है, उसे सबसे पहले आना चाहिए था, वो कह रही है जब सत्र कई हो चुके हैं उसके बाद कह रही है। इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या हो सकती। हालात ये हो गए हैं कि इस लोकतंत्र के मंदिर को आपने नरेंद्र मोदी का राजतंत्र बना दिया है और इस तरह से तमाम सारी बातें सामने आई। हालत बिगड़ी हुई थी, सत्ता पक्ष की भीड़ को जवाब देने की हालत में नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं यह स्थिति क्यों है, क्योंकि नफरत के बूते यह सरकार चल रही है। यह सरकार दावे करती है कि हम पड़ोसी राज्यों से बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान और चीन से हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप देखिए ढकोसला किया जाता है। पाकिस्तान में 342 सदस्यों की संसद है और उस 342 की नेशनल असेंबली में हालत यह है कि 10 सीटें बगैर चुनाव हुए अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के लिए रिजर्व है और वहां पर हिंदुओं के लिए 10 सीटें रिजर्व हैं, हमारे देश में नहीं है। इसके अलावा 60 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां कहा जा रहा है करेंगे, जब कांग्रेस पार्टी सालों से इस बात को लेकर लड़ाई लड़ रही है। याद करिए कांग्रेस सरकार में यह है प्रस्ताव सोनिया गांधी लेकर के आई थी, संसद में आया तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने ही यह विधेयक गिरवा दिया था, महिलाओं को हक नहीं मिलने दिया था। और उसके बाद में जब अभी दबाव बना, कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में पास किया, तब कहीं नरेंद्र मोदी सरकार उसे लेकर के भी आई तो कहा तब करेंगे जब पहले जनगणना हो जाएगी, फिर उसके बाद में उसकी समीक्षा होगी, उसके बाद में परिसीमन होगा, उसके बाद कहीं होगा। मतलब पता नहीं 10 साल 15 साल कितना लगेगा, कोई भरोसा नहीं है, कोई तारीख तय नहीं है। इस तरह की स्थिति, क्योंकि उसे बेचना है, चुनावी हथियार बनाना है और कुछ नहीं है। इस तरह की हालत है। इसके बाद आप देखिए आदिवासियों के हक मारने और उनके सारे जल जमीन पर कब्जा करने की साजिशें देश भर में चल रही हैं और अपने अडानी अंबानी को सारे लाभ दे देने का खेल चल रहा है। इस खेल का मैंने एक खुलासा किया ही था कि किस तरीके से क्या क्या किया जा रहा है। पेटीएम को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने प्रमोट करके किया और उसने लूटने का काम किया इस देश के लोगों को। हालत यह है कि उसका शेयर 40% से अधिक गिर चुका है और उसमें पैसा लगाने वाले हमारे देश के आम नागरिक हैं, उनका पैसा लूट गया है और जो मूल निवेशक थे वो पैसा निकाल के चले गए, मुनाफा उठा के चले गए। तो पहले शेयर बाजार को अपने पैसे से चढ़वाओ, फिर जब आम आदमी सामान्य वर्ग उसमें निवेश कर दे तो तत्काल प्रॉफिट गेन करके अपना शेयर बेचो और उनको धराशाही करके चल दो। यह खेल हो रहा है सरकारी तंत्र की मदद से। तो इस तरह का भी खेल चल रहा है। चलिए, इन सब खेल के बीच में इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है। उस चीज पे आने का आंकड़ों में सब कुछ तथ्यों को छिपाया जाता है। अनियोजित वर्ग हमारे देश में सबसे अधिक है, करीब 80% है और उस 80% को की गणना ही बंद कर दी गई है और सिर्फ उन लोगों की गणना करके कहा जाता है हमारी जीडीपी बहुत अच्छी हो गई, जबकि जीडीपी गर्त में जा रही है। हालात यह है कि इस देश में न रोजगार की स्थिति है न कोई चीज है। क्यों नहीं है? विप्रो जैसी कंपनी जो रोजगार देने में सबसे अग्रणी होती थी वह तक अब छटनी करने लगी है और वही नहीं, तमाम और कंपनियां छटनी कर रही। हमने तमाम स्टार्टअप को बंद होते देखा, उनमें लूट होते देखी है। तो ये सब कुछ सामने है और इन सब के बाद में हमारी वित्त मंत्री तमाम चीजें कहते, महंगाई पर विपक्ष को नहीं बोलने का हक नहीं है। हक तो आपको नहीं है। इस देश को महंगाई बेरोजगारी में ढकेल दिया है। लोगों की जमीनें कब्जा करने के लिए ईडी का इस्तेमाल होता है,
चाहे पूंजीपतियों को कब्जा कराने के लिए मुख्यमंत्री को जेल भेज देने का हो, या जैसा तमिलनाडु में आपने किया था, 2 किसानों को आपने भेज दिया था, गरीब दलित किसानों को, जिस पर इनकम टैक्स के एक कमिश्नर ने, बालमुरुगन ने, एक चिट्ठी लिखी आपको, प्रधानमंत्री को, ईडी डायरेक्टर को, कि ये क्या मजाक बना रखा है। वो छोटे से किसान हैं, उन्हें ईडी का नोटिस भेजा जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का करीबी था, वो उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने ईडी का नोटिस भिजवा करके उन पर इस तरह एक साजिश रची। तो यह आपका हाल है। इसके बाद आप देखिए कि किस किस तरीके की साजिशें रची जाती हैं। ये साजिशों का दौर चल रहा है। एक साजिश का बताता हूं, मुरादाबाद में रची गई। बजरंग दल के नेताओं किस तरीके से वहां पर कुछ मुस्लिम युवकों को जोड़कर लालच दे करके एक गाय को काटा, और जिनमें बहुतायत में जो लड़के थे गाय काटने वाले, वो हिंदू थे, और उन सब ने गाय काटने के बाद उसको सब जगह फेंक करके दंगा फसाद कराने की योजना तैयार की थी, जिससे नरेंद्र मोदी के लिए माहौल बनाया जाए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराई जाए, दंगे फसाद हो। आप सोचिए, ये तो अच्छा है। उस पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूं जिसने उन्हें गिरफ्तार किया और सच्चाई का खुलासा किया। ये वही राम राज्य की सरकार है जहां योगी और मोदी की सरकार का राज्य चल रहा है। तो साहब, इस तरह से साजिश रची जाती है। बाकी जमीन कब्जा करने की, दलित पर मैंने आपको बताया, आदिवासियों की जमीनों पे कब्जा करने का जो साजिश है वो भी मैंने आपको बताया। तो आदिवासियों पे भी हमला हो रहा है, दलितों पर भी हमला हो रहा है। इसी तरह पिछड़ों के हक मारे जा रहे हैं इस देश की यूनिवर्सिटीज में और तमाम सारे संस्थानों में। जो पिछड़ों के पद खाली पड़े हैं उनमें भर्ती नहीं हो रही, और भर्ती की प्रक्रिया धीमी कर दी गई। नौकरियां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में नरेंद्र मोदी से कहा कि 30 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं भारत सरकार मात्र में, और उन पदों को, जो सैंक्शन पद हैं, उनको नहीं भरा जा रहा है। क्यों? कि देश गर्त में जा रहा है, कर्ज में फंसा दिया है, सारी चीजें बर्बाद, लोगों के हक मारे जा रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सबकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही, छोटे व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। उद्योग व्यापार को बर्बादी में ढकेल दिया है। और इसके अलावा आप अपनी साजिशें रचने के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए खरीद फरोख्त का खेल करते हैं और पूंजीपतियों के सहारे पूरे गेम को अंजाम देते हैं। तो आपका यह खेल जिस तरह से चल रहा है, जिस तरीके से देश की सीमाएं और सबको आपने बेच दिया है, उन सब का विषय, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के, न्याय के मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलती है तो आपको डर लगता है। उसी डर के कारण आप हर बार, हर राज्य में जहां वो एंट्री करते हैं, कोई ना कोई एक सगुफा बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे यहां आ गया, वो हमारे यहां आ गया, ये नेता हमारा हो गया, वो हो गया, इसने छोड़ दिया, ये टूट गया, ये बर्बाद हो गया। लेकिन वास्तव में आप डर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं, और वो भी हर वर्ग से मिल रहे हैं। वो महिलाओं से मिले जो श्रमिक थी, वो उन पुरुषों से मिले जो किसान थे, संघर्ष कर रहे थे, वो तमाम सारे मजदूरों से मिले, तमाम तरह के लोगों से मिले, स्टूडेंट्स से मिले, उन युवाओं से मिले जिन्हें आपने अग्निवीर बना दिया, तैयारी करने वाले बच्चों से मिले। इंसान तो बहुत ही आज वो यूट्यूबर्स से मिले और उन्होंने उनकी भी समस्याएं जानी। हम लोग नहीं बैठे हैं ना, और उसके बाद में उन सब का कैसे समाधान किया जाए, इस पर उनके साथ चर्चा की। इसी तरीके से राहुल गांधी ने तमाम सारे वर्ग से मिलते हुए आगे बढ़े। वो नवोदय विद्यालय भी है और हर जगह उनका स्वागत होता है। बच्चे उन्हें अपनी बात बताते हैं क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए, राहुल गांधी भी उन्हें बताते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के ज्ञान का कुछ हम लोग भंडार है सुविधा पाते हैं।
वो ऑक्सफोर्ड और बेकार बात हार्वर्ड पड़ा है। यूनिवर्सिटी के जाते हैं तो प्रोडक्ट बुला देते हैं, कुछ स्वाभाविक सी बात है। हमको कोई दवा नहीं मिलता, काबिल व्यक्ति, अस्पताल नहीं इकोनॉमिस्ट खुला रहता है, इसका फायदा क्या, कुछ फायदा ऐसी नहीं स्थिति होता। में आप समझ और वो सकते बोल के हैं गए, जो ठीक कि वो है, इस तुम लोगों देश का को इतना कैसे तकलीफ स्ट्रांग होता है, बनाने की हम बात तकलीफ करते होता है हैं। तो लेकिन करें। यह बात हम चाहते हैं कि गोबर दिमाग राहुल लोगों के को पसंद चाय, नहीं चाय, आती, राहुल के चरण चाय। चुंबकों को पसंद नहीं आती, राहुल के इसलिए इस चाय। देश का मीडिया उनकी इस पूरी यात्रा को छिपाए हुए है, दिखाता नहीं है, बताता नहीं है उसके बारे में। लेकिन जन सैलाब जहां से वो निकलता है, नदी की तरह से उनके साथ चलता है। और आज वो मुर्शिदाबाद में थे, पश्चिम बंगाल के, वहां पर उन्हें जिस तरीके से समर्थन मिला, ये वही मुर्शिदाबाद है जो देश की राजधानी भी रहा है। अंग्रेजों ने वहां से राजधानी कलकत्ता शिफ्ट की थी, तो वो मुर्शिदाबाद में वो थे, वहां पर उन्होंने तमाम लोगों से किया। उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए झारखंड पहुंचे, तो झारखंड में इतने संकटों के बावजूद पूरी जनता, सब कोई उनके लिए उमड़ पड़ा, उनका स्वागत करने के लिए सब बेताब हैं। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने नरेंद्र मोदी को और उनके सब साथियों को डरा दिया है। उन्हें लगता है कि यदि राहुल गांधी इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो कहीं उनका सुपड़ा न साफ हो जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी टीम साजिशें रच रही है इस देश में दंगे फसाद कराने की, इस देश को आग में झोंकने की, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं किसी नाम पे। तो ये खेल लगातार चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी बगैर डरे उसको कर रहे हैं। और यही बात वो कहते भी हैं कि आप कुछ भी कर लो, हम डरने वाले नहीं, हम लड़ेंगे और सच के लिए लड़ेंगे और फैसला करेंगे। तो यह स्थिति होती है, इससे समझा जा सकता है, क्योंकि आप तो वोट चोर हो, आप डरोगे ही। वो ईमानदारी से लड़ रहे योद्धा हैं, तो वो आपको टक्कर देंगे, और वो टक्कर आपको मिल रही है, जिसके कारण आप ये इतनी साजिशें रच रहे हो। जय हिंद।